बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। आज का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑसिलेशन की, और उसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक्स हैं, यानी ये चेन टॉपिक्स हैं। ऑसिलेशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने प्रूव किया कि अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? ये सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल heavy spherical metallic bob suspended with an inextensible string। एक small spherical metallic heavy bob है जो inextensible string के साथ अटैच है। इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम जब रेस्ट में हो तो इस पे कितने फोर्सेस लगते हैं। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉब व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट। कौन कौन से फोर्सेस? एक है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा वेट ऑफ द बॉब विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर, these two forces are equal in magnitude but they are acting in opposite direction। इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और बॉब रेस्ट में रहेगा। जिस पॉइंट पे ये मेटालिक बॉब रेस्ट में है उस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स इस बॉब पे लग रहा है वो ज़ीरो है। वेट ऑफ द बॉब एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो नेट फोर्स इस पे ज़ीरो होगा। देयरफॉर द बॉब रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो ये टू फोर्सेस लग रहे हैं बॉब पे, वेट ऑफ द बॉब W और दूसरा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T विच इज़ एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब इस बॉब को मोशन में किस तरह लाएंगे? द क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग द बॉब इन मोशन। हम क्या करेंगे, इस बॉब जो कि मीन पोजीशन पे है और रेस्ट में है, यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है, तो हम थर्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ F। इस बॉब को हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे पॉइंट A तक। बॉब को हम मीन पोजीशन से हमने बॉब को डिस्प्लेस किया कहाँ तक? एक्सट्रीम पोजीशन A तक। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? X। O से A तक इस बॉब ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? X। जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो बॉब को वापस मीन पोजीशन पे ले आए। उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो ही हम यहाँ इस बॉब को रिलीज़ करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉब पे लगेगा जो इस बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर वापस ले आए। ठीक है, तो दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैंने यहाँ रेड मार्क किया है, और ये ब्लैक जो है ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है, जो हमने मस्कुलर फोर्स इस बॉब पे लगाया और उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, उसको हमने डिनोट किया है ब्लैक से, F से। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉब को वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है उसको हमने मार्क किया है रेड से। अच्छा, ये तो we know that the pendulum execute oscillatory motion। ये बात तो क्लियर है कि motion of the pendulum is oscillatory motion। Now we have to prove that the motion of pendulum is simple harmonic motion। oscillatory motion है, लेकिन क्या ये motion of pendulum simple harmonic motion है कि नहीं, इसको प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया और इस बॉब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आए, या मीन पोजीशन से हमने बॉब को यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आए।
ठीक है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी पॉइंट ए पे इस बॉब का जो वेट है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉब विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ वेट ऑफ द बॉब विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। इसको हम रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जो या आपने नाइट में भी पढ़ा है फिजिक्स में, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। यहाँ पे इस पॉइंट ए पे एक्सट्रीम पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस वेट को रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस वेट को रिजॉल्व करेंगे। तो देखें ये वाला कंपोनेंट जो है ये mg cos थीटा, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी ये इस वेट का ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। और ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये वाला कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं वेट का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इस वेट को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया या इस वेट को हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट में, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, सॉरी ये है mg sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा एंड इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट्स, अब इन दोनों कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, इसको रिजॉल्व करने का मतलब क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस वेट को रिजॉल्व करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ देखें इस पॉइंट पे ये ब्लैक लाइन जो है ये है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट और ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट क्या करता है, ये बैलेंस करता है इस टेंशन को, यानी टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, यानी ये टेंशन और ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। टेंशन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन वाइल this component of weight or horizontal component of weight is acting in downward direction. These two forces are equal in magnitude but they are acting in opposite direction. So tension or horizontal component of weight is equal. यहाँ देखिए T is tension of the string which is acting in upward direction and mg cos theta, this is weight of the bob which is acting in downward direction. ये दोनों इक्वल होंगे और इसका काम क्या है, इस कंपोनेंट का फंक्शन, इसका काम ये है कि ये इस टेंशन को क्या करता है, बैलेंस कर लेता है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और ये वेट ऑफ द बॉब, यानी दिस कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द बॉब, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी टर्न लेगी, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि ऑसिलेशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टर्न लेना, बॉडी का टर्न लेना लाजमी है। अगर बॉडी ने टर्न नहीं लिया तो ना तो वो मोशन ऑसिलेटरी मोशन है और ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, टर्न लेना मस्ट है। तो ये बॉब तभी टर्न लेगा यहाँ पे जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हो। तो अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ देखें, दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट, दिस component which is mg sin theta, this component of weight acts as a restoring force, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। ये इस बॉब को वापस इस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, विच ब्रिंग बैक द बॉडी टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो इस वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला वेट का वर्टिकल कंपोनेंट
ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इस बॉब को वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एज आई सेड अर्लियर कि ये क्या है, ये टेंशन को बैलेंस करेगा। इसका काम क्या है, टेंशन को बैलेंस करना। और इस कंपोनेंट ऑफ वेट का काम क्या है, बॉब को वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो है F = -mg sin थीटा। यहाँ पे माइनस हम क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन ये है। ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू mg यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज़ के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट के। माइनस साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज acting toward mean position. The restoring force is always directed toward mean position. इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये प्रूफ करना है, जिस तरह मैंने कहा कि हम ये प्रूफ करेंगे कि मोशन ऑफ द पेंडुलम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम चूँकि सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ही बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ ला रहे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वेट का वो लेंगे। तो देखें ये F = -mg sin थीटा, ठीक है। अब F की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप देख लें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ma। F की वैल्यू क्या होगी, ma। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे F की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू, ठीक है। F की जगह क्या पुट कर लें, ma। तो देखें F की जगह मैंने पुट कर लिया ma = -mg sin थीटा। अगर आप देख लें तो दोनों साइड पे मास हैं, तो ये दोनों मास एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया A = -g sin थीटा, -g sin थीटा, ये वाला रिलेशन आ गया। अब अगर यहाँ देख लें तो यहाँ पे sin थीटा है, sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसी ट्राइंगल को यहाँ पे मैंने अलग से ड्रा किया है। ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो इसका जो ए बी साइड है दिस इज बेस, बी सी साइड दिस इज परपेंडिकुलर एंड ए सी साइड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब साइन थीटा जिस तरह हम जानते हैं, वी नो दैट कि साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास साइन थीटा है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आप देख ले तो ये बी सी लाइन दिस इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ज़रा देख लें बी सी लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, बी सी लाइन ये क्या है, कंटिन्यू है बी सी लाइन। तो ये ओ ए लाइन और बी सी लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं कि ए ओ लाइन और बी सी लाइन ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये बी सी लाइन इज़ पैरेलल टू ओ ए लाइन। इस ट्राइंगल में बी सी पैरेलल है ओ ए का, और ओ ए की वैल्यू क्या है, वो है x डिस्प्लेसमेंट, ओ ए = x, ओ ए = x। और चूँकि ये ओ ए बी सी के पैरेलल है और इक्वल भी है, तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई x डिस्प्लेसमेंट। यानी ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इक्वल हैं। अगर ओ ए की वैल्यू x है तो बी सी की वैल्यू भी x होगी। तो यहाँ पे बी सी हमारे पास आ गई x, और ये बी सी है क्या, बी सी हमारे पास है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात कर लें
तो यहाँ पे अगर आप देख लें ये सी ए या ये सी ए ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये सी ए और यहाँ पे ये ओ और लेट से इसको के कह दे इस पॉइंट को जिसके साथ ये स्ट्रिंग फिक्स हैं या अटैच हैं उस फिक्स पॉइंट को। तो ये ओ के लाइन और ये ए सी लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ओ के ये लाइन और ये सी ए ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ओ के लाइन इज पैरेलल टू सी ए लाइन, दोनों पैरेलल है। और सी ए इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ओ के की वैल्यू क्या है, ओ के की वैल्यू है एल विच इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम या ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उसको हम एल से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। सो दिस इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ डिनोटेड बाय एल, ठीक है। तो ये ओ के लाइन इज इक्वल टू सी ए लाइन, तो अगर ओ के की वैल्यू एल है तो सी ए की वैल्यू भी एल होगी, यानी सी के इज ऑल्सो सी ए इज ऑल्सो इक्वल टू एल। और ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो साइन की जगह लिख लें साइन थीटा, पी की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, और h की जगह क्या लिखेंगे l, यहाँ पे x और ये l, p डिवाइडेड बाय h, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, क्या आ गई x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई l। तो देखिए यहाँ पे साइन की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे x डिवाइडेड बाय l, साइन की जगह क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू जो है x डिवाइडेड बाय l। तो देखिए नाउ a इज इक्वल टू माइनस जी, साइन की जगह क्या लगा दें x डिवाइडेड बाय l, या इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय l, ब्रैकेट में लिख लें x। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि g क्या है, व्हाट इज़ g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो क्या है, g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, g की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये g भी कांस्टेंट है। l क्या है हमारे पास यहाँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन हमने स्टार्ट में यहाँ पढ़ा है कि लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है ये n एक्सटेंसिबल है। n एक्सटेंसिबल का क्या मतलब, ना तो इस स्ट्रिंग को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं और ना इस स्ट्रिंग को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, n एक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट वो वैल्यू जिसको ना हम डिक्रीज़ कर सकें ना इंक्रीज़ कर सकें, जो कि एक परमानेंट वैल्यू हो। तो यहाँ पे l भी कांस्टेंट है, तो g कांस्टेंट डिवाइडेड बाय l कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू। देखिए a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट x। हम जानते हैं कि जब भी किसी इक्वेशन में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाए तो उसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करते हैं, लेकिन जब हम कांस्टेंट को रिमूव करना चाहें तो इन्वर्सली वही प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पुट करेंगे और साइन ऑफ इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू भी ख़त्म, साइन ऑफ इक्वलिटी भी ख़त्म, क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख ले, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, कांस्टेंट ख़त्म हुआ, साइन ऑफ इक्वलिटी ख़त्म, दोनों की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मैंने पुट कर ली। अब ये जो हमारे पास फाइनल
एंड लास्ट इक्वेशन आ गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये फार्मूला किस चीज़ का है? एग्जैक्टली ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये किस चीज़ का है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि अ मास अटैच टू या मोशन ऑफ द पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूफ करना था और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि अ पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।